Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor सोमोजित बोनिक। पिछले वाले एक वीडियो आया था मेरा चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो एक ही वीडियो यहाँ पर आई बटन में है। अगर आप आई बटन को दबाओ, वहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर था ना, टॉप 20 बंच ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम फोटोसिंथेसिस वहाँ पर था, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं ट्राई किया है तो प्लीज़ जाओ, पहले ट्राई करो, फिर आकर ये सोल्यूशन को मैच कर लो सोल्यूशन से, ठीक है। और एक चीज़, चीटिंग मत करना। अगर आपका आंसर सही हुआ तो तभी +4 देना, अगर गलत हुआ तब -1 देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अंत में कमेंट कर देना आपका कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम ये सॉल्यूशंस। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? पहला वाला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट इज नॉट ए प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नॉट, मैंने बताया था ना पिछले वाले कुछ वीडियो में, ये जो होता है ना, हम लोग नॉट को इग्नोर कर जाते हैं और ये हमारा गला काट देता है एग्जाम हॉल में। ये देखो, नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन में मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी को ही खोल रहा हूँ यहाँ पर। लाइट रिएक्शन में देखो क्या होता है। लाइट रिएक्शन में हमारा एडीपी मतलब एटीपी हम लोग पाते हैं, एनएडीपीएच पाते हैं, और क्या पाते हैं हम यहाँ पर? पाते हैं ऑक्सीजन पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, एक क्या बताओ, एटीपी मिल जाता है हमें, ऑक्सीजन मिल जाता है, एनएडीपीएच मिल जाता है, लेकिन हमें क्या एनएडीएच मिलता है? नहीं। एनएडीएच कहाँ पर मिलता है? एनएडीएच मिलता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को मैं बता दूंगा ये डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? एनएडीएच। आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, एनएडीएच और एनएडीपीएच का स्ट्रक्चर भी मैं बोल रहा हूँ आपको, देख लो थोड़ा सा। ये देखो, ये है एनएडीपीएच का स्ट्रक्चर, ये बड़ा वाला बड़ा भाई, और ये देखो एनएडीएच का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। अगर आपने सही किया तो +4 दे देना, और आपने गलत किया तो -1, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट को स्कोर कर देना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए क्वेश्चन सॉल्व करना तो जाओ, आई बटन में लिंक दिया हुआ है, जाकर 10 मिनट के अंदर ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं ये पढ़ाया था आपको C4 साइकिल्स में, ठीक है। C4 साइकिल में इसके आंसर क्या होगा आप लोग जानते हो। ये देखो, C4 प्लैंट्स, ऑब्वियसली C4 साइकिल में पेप लगता है, पेप कार्बोक्सिलेज से एंट्री होता है। C4 साइकिल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद HCO3 होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगता है? पेप सी, ठीक है, पेप सी का मतलब क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्रैप करता है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट लेवलिंग फॉर द गिवन फिगर। ये एनसीईआरटी का लाइन है, प्योर एनसीईआरटी से दिया हुआ है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का, पर मार्क करके रखा हूँ मैंने। क्या होगा यहाँ पर? चूज द करेक्ट लेवलिंग ऑन द गिवन फिगर। डी सैचुरेशन पॉइंट, डी क्या सैचुरेशन पॉइंट है? नहीं, सैचुरेशन पॉइंट तो ये नहीं लग रहा है, डी पॉइंट। ई मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ई क्या मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, हम एक स्टेबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। करेक्ट बोला है, एकदम एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी का लाइन ही हमें चाहिए। देखो यहाँ पर डी का क्या है? ए अचीव्ड एट हाई लाइट इंटेंसिटी। ए तो हाई लाइट इंटेंसिटी में अचीव नहीं हो रहा है, देखो भाई, हाई लाइट इंटेंसिटी है क्या? नहीं। इसके बाद डी 10% ऑफ टोटल लाइट। डी क्या 10% ऑफ टोटल लाइट है? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर क्या है? ई कॉम्पेंसेशन पॉइंट। कॉम्पेंसेशन पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉम्पेंसेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला क्या है? ए लाइट सेचुरेशन एट 10% ऑफ टोटल सनलाइट। लाइट सेचुरेशन एट 10% ऑफ टोटल सनलाइट। यहाँ पर देखो, इस लाइन को देखो, फॉलो करो। व्हाट इज इंटरेस्टिंग to note is that light saturation occurs at 10% of full sunlight, hence except for plants in shade or in dense forest। ये देखो, ग्राफ ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या है? लाइट इंटेंसिटी
लाइट सैचुरेशन ऑकर्स, लाइट सैचुरेशन कब ऑकर होता है? एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, फुल सनलाइट जो होता है उसका अगर 10% करे उससे हमें लाइट सैचुरेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तो आप लोग गेस कर ही सकते हो। ये देखो कौन सा आंसर होगा, ए जो ए है वो क्या है, ये देखो ए क्या होता है, इस तरह से न देर, ये जो होता है लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। ए लाइट सैचुरेशन एट 10% ऑफ टोटल सनलाइट, ये वाला तो हो गया, ये याद रखना, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन वो क्या है, रुको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं। ये देखो यहाँ पर क्या है, विथ रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ लाइट। मतलब क्या है, कौन सा नॉट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है कौन सा, ठीक है। इसमें से क्या होगा, लाइट सैचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, ये क्या होता है, नहीं होता है, ये ठीक है, ठीक ठाक है ये, क्योंकि देख लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, अगर 10% हम फुल सनलाइट को रखें तो क्या होगा, लाइट सैचुरेशन होगा फॉर CO2, ठीक है, क्योंकि CO2 तब एक लिमिटिंग फैक्टर हिसाब में काम करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट, ये क्या सही है। ये देखो NCERT का लाइन है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अप टू 0.05% कैन कॉज द इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसके बाद क्या है, टोमेटो इज ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमोसफियर फॉर हायर यील्ड, ये क्या सही है, हाँ ऑब्वियसली सही है। ये देखो यहाँ पर एक लाइन है, ये देखो, showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomato, bell pepper, एकदम सही है, ठीक है। तो इस वाले का रॉन्ग आंसर कौन सा होगा, रॉन्ग आंसर होगा ये, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, C3 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, C3 पे प्लांट के हायर टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करता है, नहीं वो तो थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करता है, और C4 प्लांट तो हायर टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम आएंगे 4 नंबर में, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, कौन सा प्रोसेस है जानते हो, NCERT में दिया हुआ है, प्रोसेस है क्या, सही कहा आपने, फोटो रेस्पिरेशन, अगर आपने सही किया तो +4 दो, गलत किया तो -1 दो, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ मैं, अगर आपको सही आंसर नहीं पता, अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो आप क्रॉस चेक करोगे, ठीक है। कैसे क्रॉस चेक करना है, ये देखो, प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस, ग्लाइकोलाइसिस का कोई मेजर डिफरेंस कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि C3 C4 हर एक सेल में तो ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। केल्विन साइकिल नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में केल्विन साइकिल प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन, अरे बच्चों हर एक सेल तो ऑब्वियसली रेस्पायर करेगा, ठीक है। तो इस क्रॉस चेक से हमें क्या मिलता है, 3 सही हो गए, ठीक है। तो एक क्या होगा, एक तो गलत ही होगा, फोटो रेस्पिरेशन। ये ट्रिक तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में जो तुम नहीं, अगर तुम ऐसा कुछ क्वेश्चन, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जब तुम्हें लगेगा मुझे ये नहीं होना है मेरे से, ठीक है, तब तुम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे स्टडी द पाथवे गिवन बिलो, ये क्या है एक C4 साइकिल, यहाँ पर क्या दिया, करेक्ट वर्ड्स फॉर ऑल द 3 ब्लैंक्स। ए नंबर प्रोसेस, ए को हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाइंड कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिक्सेशन। इसके बाद क्या हो रहा है, देखो ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, बी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बी वाले प्रोसेस में, इसे हम क्या कहेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद एक तो कंपाउंड हमें मिला, कंपाउंड मिलने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होकर ऊपर गया और उसे तो फिर से फॉस्फोएनोल पाइरुवेट बनाना है, तो इस वाले स्टेप को हम क्या कहेंगे, रीजेनरेशन। एकदम ठीक, NCERT में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर देख लो, फिक्सेशन,
ट्रांसपोर्ट, डिकार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो क्वेश्चन में हम आते हैं, ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटोरेस्पिरेटरी लॉसेस, has improved water use efficiency, shows higher rates of photosynthesis at higher temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological groups would you assign this plant? मतलब क्या है, a plant in your garden avoids photorespiratory losses, मतलब photorespiration नहीं होता, has improved water use efficiency, water को अच्छे से यूज़ कर सकता है, शोज हाई रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर में ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, इन विच ऑफ द, इनका मतलब क्या है, ये तो आराम से आप लोग कह सकते हैं ये एक C4 प्लांट है। क्यों, ये देखो अवॉइड्स फोटोरेस्पिरेशन, फोटोरेस्पिरेशन अवॉइड करेगा। ठीक है, वाटर इफिशियंसी ज़्यादा होगा, कम वाटर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, और क्या है, हायर रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम हाई कर दे तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी हाई हो जाएगा। ठीक है, ये हम आसानी से कह सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे, इमर्शंस एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरी ऑफ। इससे हम इमर्शन एनहांसमेंट से हम क्या कर सकते हैं, ये इस वाले एक छोटा सा वीडियो हम मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब तक के लिए आप जान लो इससे हम क्या कर सकते हैं। एक मिनट रुको, इससे हम कर सकते हैं, देखो इससे हम कर सकते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं टू फोटो सिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये एक वीडियो आएगा, तो स्टे ट्यून गाइस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाओ, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे अब, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आएंगे। ठीक है, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो फटाक से जाओ, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन का भी प्रेस कर दो। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये ड्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, ड्यू। इसके बाद वाले जो है, बाद वाला वो क्या है, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, कहाँ पर मिलता है हमें हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी पढ़ाना बाकी है तुम लोगों को। ठीक है, ये मिलता है हमें लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स। ठीक है, ये एक पिक्चर भी मैं दिखा रहा हूँ, ड्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का। ठीक है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बाद में रेस्पिरेशन पढ़ाने के टाइम में तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक साथ ये दो कॉन्सेप्ट है ना, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और वहाँ पर जो ETS है, सिमिलर टाइप का चीज़ है। हाँ, वो एक साथ में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ पर जो H2O ब्रेक करके हमें जो हाइड्रोजन मिलता है वो भी हमें मिलता है। ये क्या है, ये है लूमेन। ठीक है, और ये किसका लूमेन है, ये लूमेन है थाइलाकॉइड का। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन C3 प्लांट्स इज, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्स। और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, समझो क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन C3 प्लांट्स इज, क्या होगा, RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, मतलब क्या है, रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या तुम्हें पता है, तो RUBISCO। ठीक है, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, कार्बोक्सिलेज अगर CO2 बाइंड करेगा RUBP में, ठीक है, तो हमें कौन सा एक्टिविटी चाहिए, रूबिस्को का, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, तो इसलिए हम इसे कहते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ऑक्सीजनेज नहीं कहते हैं। अगर फोटोरेस्पिरेशन होता तो ऑक्सीजनेज का एक्टिविटी होता तो उससे हम क्या कहते हैं, RUBP ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे और एक क्वेश्चन में, रिजेनरेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP इन C3 साइकिल रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑब्वियसली 4 ATP। क्यों, यहाँ पर देखो, ये देखो रिजेनरेशन वाला स्टेप क्या है, RUMP से RUBP। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने C3 C4 साइकिल, केल्विन साइकिल इन डिटेल्स स्ट्रक्चर देख के
आपको बताया था, तो जाओ आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, देख लो वो वाला वीडियो, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो ट्रायोस फॉस्फेट से जब रिजनरेशन हो रहा है एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो क्या होता है, एक रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट ये जेनरेट होता है, ठीक है। फॉर जेनरेशन ऑफ 1 रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट कितना एटीपी लगता है, 1 एटीपी। तो तुम बताओ आप 4 रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट को जेनरेट करने के लिए कितना चाहिए, 4 एटीपी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये वाला होगा आंसर, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। आप लोग ये लिख लेना कौन, ये डायरी और नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी occurs in C3 and C4 plants in presence of inner thylakoid membrane is low temperature sensitive enzyme। और एक क्या है, और एक है shows greater affinity for O2 than for CO2, ठीक है। ये क्या होगा तुम बताओ, ये होगा, ये दो ऑप्शंस मुझे एकदम सिमिलर लग रहे हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन सा ऑप्शंस यहाँ पर सिमिलर लग रहे हैं? सिमिलर है यहाँ पर देखो 1 और फ़ोन नंबर ऑप्शन, ठीक है। 1 और फ़ोन नंबर ऑप्शन सिमिलर है, तो हमें हमारा गलती करने का चांस भी यहाँ पर ही होता है, कौन सा आंसर हम ले, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया एक्टिविटी ऑकर्स इन C3 एंड C4 प्लांट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है। अगर तुम C4 साइकिल देखोगे तो देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड पहले आएगा, पेप कार्बोक्सिलेज उसे बाइंड करेगा, फिर वो बंडल शीट में ले जाएगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ, फिर वो बंडल शीट में ले जाएगा, ले जाने के बाद डिकार्बोक्सिलेट करेगा। जब वो CO2 जाएगा फिर से, वो तो फिर से केल्विन साइकिल में RUBP के साथ बॉन्ड करेगा, तो उसमें कौन सा एंजाइम चाहिए, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऑब्वियसली C4 प्लांट्स में भी RUBP कार्बोक्सिलेज होगा, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पर ये आंसर होगा C3 एंड C4 प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे टाइम आता है ये क्वेश्चन, और आप मिनरल न्यूट्रिशन में भी ये पढ़ोगे। मैं इसका नेक्स्ट वाला वीडियो ही आएगा मिनरल न्यूट्रिशन का, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, Which one of the following pairs of element is involved in this reaction? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मिनरल न्यूट्रिशन का वीडियो इसके बाद ही आएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो डिस्कशन है मैं कर दिया हूँ वहाँ पर इन शॉर्ट में टोटल चीज़ कवर किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप लोग फटाक से देख लो, यहाँ पर क्या होगा आंसर जानते हो आप लोग, बता दो। ऑब्वियसली मैंगनीज और क्लोरीन। जिन बच्चों ने ये वाला आंसर किया है उनके लिए +4, जिन्होंने ये नहीं किया उनके लिए -1, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे क्या, एनॉक्सिजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्वियसली रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। एनॉक्सिजेनिक वो ऑक्सीजन को नहीं लेता, ठीक है। एनॉक्सिजेनिक मतलब ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करता वो फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये तुम्हें जानना पड़ेगा कुछ टर्म, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्यूडोमोनास एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ है। मैं बाद में एक वीडियो बना के वो बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए 2014 में ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोग ये रेडी कर लेना। ए प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज, क्या है बताओ। ये देखो ये क्वेश्चन कुछ देर पहले ही हमने किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि नीट का एक पैटर्न है, एक रिपीटेशन होता है छोटा छोटा। 2-3-4 साल पहले का क्वेश्चन, मतलब 2012 का क्वेश्चन 2016 में देते हैं, 16 का अगर हम 20 में दे सकते हैं, इस तरह का एक पैटर्न होता है 2-3 साल बाद, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का आप लोग का अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली नीट को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, तो ये क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन ऑब्वियसली, क्योंकि C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज, क्या है यहाँ पर देखो डायरेक्ट में रेडी करके रखा हो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो देख लो ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये वाला होगा आंसर। इसके बाद इन क्रैंजियोनोटोमी द बंडल शीथ सेल्स हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मैं जितना स्टार मार्क करूँ उतना ही कम पड़ेगा। ये देखो स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। एम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है।
एम्स लेवल का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, बंडल शीट सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, मतलब ग्राना नहीं रहता, थिक वॉल्ड, इम्परवियस गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज नहीं करता, टाइटली पैक्ड विथ इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। थिन वॉल्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्ड, मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये नहीं होगा, मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, थिन वॉल्ड, मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं होगा, थिक वॉल्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है देखो, फिर से एक बार देख लो, ये नहीं, ये सॉरी, ये देख लो यहाँ पर क्या है, लार्ज सेल्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्ड, ठीक है। तो इस वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आराम से कह सकते हो, थिक वॉल्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एग्रेनल होता है लेकिन लार्ज नंबर में होता है, ठीक है। तो 4 नंबर इसका आंसर होगा। इसके बाद वाले हमारा लास्ट कुछ ही 4 और 5 क्वेश्चंस बाकी है अभी भी। ये क्या होगा, कैम हेल्प्स प्लांट इन, क्या होगा, कॉन्जर्विंग वाटर। कैम का मैं ये देखो, कैम का भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट करके, रुको थोड़ा सा, यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैम का जो मैकेनिज्म होता है। ये देखो कैम का मैकेनिज्म में क्या होता है, ये नहीं, ये कैम नहीं है, ये C4 साइकिल ही है। कैम का मैकेनिज्म के में क्या होता है, ये ज़्यादातर दिखा जाता है डेजर्ट वाले प्लांट्स में। CO2 अंदर घुसता है, HCO3- पेप कार्बोक्सिलेज से बाइंड करता है, ऑक्सलो एसिड फॉर्म करता है, वो मैलेट फॉर्म करके वैक्यूल में घुस जाता है, ठीक है, घुस जाता है। क्योंकि ये कौन सा टाइम में रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है रात में, क्योंकि डेजर्ट में अगर दिन को स्टोमाटा खुला रहा, अगर दिन में स्टोमाटा खुला रहा तो उनका वाटर लॉस हो जाएगा, वो तो वाटर स्टोर ही नहीं कर सकते अंदर, क्योंकि वहाँ पर इतना टेम्परेचर होता है। तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात में बाइंड कर लेते हैं, बाइंड करके वो क्या करते हैं, सुबह में, दिन में क्या करते हैं, वो स्टोमाटा नहीं ओपन करते, वो जो वैक्यूल में मैलिक एसिड बाइंड था उससे निकालते हैं, निकाल के वो उससे पाइरूवेट बनाते हैं। पाइरूवेट बनाने के टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, वो यहाँ पर जाके C3 साइकिल में काम पे लगता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ इसका मेन मोटो क्या है, ये वाला साइकिल का मेन मोटो है क्या, कंजर्विंग ऑफ वाटर। इसके बाद वाला क्वेश्चन, PGA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ ऑब्वियसली एल्गा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया ही है, ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, एक रटने का चीज़ है, रट लो, ठीक है। C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to, क्या आंसर है, ये तीन बार मैंने ये रिपीट किया क्वेश्चन, 2 बार मैंने क्वेश्चन में रिपीट हुआ है यहाँ पर, और एक बार और एक क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्सेप्ट था। क्या होगा ये, C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants, lower rate of photorespiration obviously, higher leaf area, ये नहीं बोल सकते, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लिप सेल्स एंड प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल। क्या होगा तुम बताओ ये, ठीक है। ये ऑब्वियसली C4 प्लांट्स में क्या होता है ज़्यादा, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लिप सेल्स। क्यों, यहाँ पर देखो क्या कहा, मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में मोर एफिशिएंट ये क्यों होता है, इसीलिए तो होता है कि ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज प्रोडक्शन हमें चाहिए, तो C4 प्लांट्स में ही तो हमें ज़्यादा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। बहुत सारे बच्चों ने क्या करेंगे इसमें कर देंगे यहाँ पर लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, लो रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन रहता है, लेकिन उससे उनका जो इंटरनल जो डिफरेंट स्ट्रक्चर से वो प्रिजर्व रहता है, लेकिन वो एफिशिएंसी तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें मोर एफिशिएंट कहने का मतलब एफिशिएंसी इन ग्लूकोज प्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। समझना पड़ेगा और दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा इस वाली चीज़ को। इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन जिसमें इन्होंने बताया है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स ABC एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा कुछ, तो मैं डायरेक्ट ये बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ B and D। यहाँ पर कहा इन लोगों ने बोथ करेक्ट में क्या है, जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली
होगा, ये गलत है, ठीक है। जेड स्कीम तो PS1 PS2 दोनों को लेकर होता है। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ऑब्वियसली साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में PS1 लगता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2 नहीं, ये जेड स्कीम में होता है। स्ट्रोमा लैमेला लैक PS2 एज वेल एज NADP, ये सही है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये वाला चीज़, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा में जो लैमेला होता है ना, वो PS2 को और NADP को बीआर करता है। NADP को बीआर नहीं करता है, NADP वहाँ पर नहीं रहता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा करेक्ट? B एंड D, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्रेंज एनाटोमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स ऑफ। क्रेंज एनाटोमी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? ये देखो, मैं फिर से एनसीईआरटी को ही खोलूंगा। यहाँ पर देखो कौन कौन सा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। यहाँ पर हमने, एक मिनट रुको, हाँ चला है, हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे वो क्या थे? मेज एंड शोरगम, C4 प्लांट्स में, ठीक है। C4 प्लांट्स में ही क्रेंज एनाटोमी दिखता है, मेज एंड शोरगम। इसके अलावा भी कुछ प्लांट होते हैं जिसमें C4 साइकिल हम लोग देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हो वो प्लांट्स कौन कौन सा है? ये देखो, शुगर केन में भी हम ये फोटोसिंथेसिस C4 साइकिल देख सकते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये सही किया तो आपके लिए +4। तो अब गाइस आपका एक ही टास्क है कि नंबर को आप ऐड करो और कमेंट बॉक्स पे जाकर प्लीज़ कमेंट कर दो। और गाइस इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। अगर आप इस तरह के वीडियो चाहिए आपको तो जाओ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। तो गाइस इसी के साथ ही हमारा इस वाला वीडियो खत्म हुआ। थोड़ा लेंदी वीडियो है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो है। और यहाँ पर जो 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से ही आएगा नीट 2020 में क्वेश्चन। मैं ये दावा से कह रहा हूँ आपसे। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाओ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकॉन को हिट कर दो, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ।